नमस्कार आप सभी को। आप सभी अवगत हैं, जान रहे हैं कि आज हम बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण समय से गुज़र रहे हैं और इस समस्या ने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, जिसमें से शिक्षा व्यवस्था भी एक है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही न बंद हो जाए और आप छात्रों से, सीखने वालों से हमारा कनेक्ट बना रहे, इसके लिए SCERT ने भी पहल की है और ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया है, जिसमें से कुछ क्लास हो चुके हैं। और मैं मीनाक्षी राय, प्रवक्ता SCERT, आज आप लोग के सामने पहला क्लास है मेरा। और आपके DLED सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं, क्या नए प्रयास किए गए हैं, और आपके जो सिलेबस में मेंशन है जो पहले भी जो प्रयास हो चुके हैं, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले है इसमें जो टॉपिक है आपके इस विषय में, वो है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो इसमें सबसे पहले बात आती है शिक्षा की। शिक्षा का एक सामान्य मीनिंग आप सबको पता होगा कि शिक्षा जो है हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम इस तरह से कहते हैं तो शिक्षा का मतलब होता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है ये। दूसरे, जब हम प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो ये फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाता है। और एक और है इन दोनों के बीच का जो सिस्टम है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें जैसे आप डिस्टेंस लर्निंग से कोई कोर्स करते हैं। तो इन तीनों में क्या ही अंतर है। शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, और यही शिक्षित व्यक्ति जो हैं आपके राष्ट्र की नींव है। जो भी राष्ट्र के जो भी व्यक्ति हैं वो एक संसाधन है, और इनका शिक्षित होना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अपरिहार्य है। इसलिए शिक्षा का इतना महत्व दिया गया है हमारे समाज में। अब इसमें बात करें तो जो फॉर्मल एजुकेशन है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। आप एक प्रॉपर स्कूल में जाते हैं, पहले आप प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। जबकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है आपका, जो आपके जन्म से लेके कह लें मृत्यु तक जो चलती रहती है, इसमें आप अपने एक्सपोजर से लर्न करते हैं। आपका एक्सपोजर सबसे पहले अपने परिवार से होता है, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से होता है, फिर आप धीरे धीरे सोसाइटी का पार्ट होते हैं। तो जितना आपका एक्सपोजर होता है उससे आप लर्न करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन से आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन फिर भी हम ये कहें कि फिर जब शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तो हमें क्या आवश्यकता है, एक फॉर्मल एजुकेशन में जाने की। तो ऐसा इसलिए है कि जो मनुष्य है उसका जो एम है वो कई लेवल का है। हमारा जो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद हमारा कुछ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होता है, फिर हम और भी हायर एस्पिरेशंस को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम ये रैंडमली नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए हमें स्टेप वाइज एक अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करना होगा। जैसे सबसे पहले अगर हम कह लें कि जो मनुष्य की बेसिक नीड है कि उसको भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई आजीविका का साधन हो। आज हम जिस समाज में रहते हैं उसमें आजीविका का जो हमारा साधन है वो हमें एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे, अगर हमारे पास एक प्रॉपर स्किल नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तो हम एक अच्छी जॉब की हैसियत नहीं रखेंगे, और तब हमारे लिए जो जीवन की बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, उसको भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा जो समाज है उसमें एक व्यवस्था है एजुकेशन की। सबसे पहले आप प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये इच्छा है, आपको डॉक्टरी का प्रोफेशन ठीक लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिना इसकी क्वालिफ़िकेशन को अर्न किए और एक डॉक्टरी प्रोफेशन को अपना पाएंगे। इसके लिए आपको डॉक्टर बनने के लिए जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो इसेंशियल एजुकेशनल जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, जो एफिशिएंसी चाहिए, वो आपको प्राप्त करना ही होगा, और इसके बिना आप उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, मनुष्य जो है
अपने लक्ष्य निर्धारित करता है। हर मनुष्य का एक ना एक कोई एस्पिरेशन ज़रूर होता है कि वो क्या लाइफ में करना चाहता है। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर जो अपना एम ओरिएंटेड अपना प्रयास जारी रखें। इसके लिए हमारा एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। फॉर्मल एजुकेशन में जो आपका टॉपिक है उसमें बात की गई है प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा हम कहें तो इसे कह सकते हैं कि ये जो है हमारी जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है उसका प्रथम स्तर है। प्रायः जो ये प्रारंभिक शिक्षा है ये 6 से लेके 14 वर्षों तक चलती है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो 1964-66 में आया, जिसे हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, उसमें भी प्रारंभिक शिक्षा को 2 स्तरों में विभाजित किया है। एक है, पहला है निम्न प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा 1 से 5 तक है। दूसरा है उच्च प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा 6 से 8 तक है। इसी तरह 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी प्राथमिक शिक्षा का जो ढांचा बताया गया है वो पहला जो है 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर जो 6 से लेके 11 वर्ष तक का है, और दूसरा 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर जो 11 से लेके 14 वर्ष तक का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों में जो शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराई जाए उसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। इसमें हमें 2 बातों का याद रखना है कि औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का वह भाग जो किस उम्र के बच्चों को एजुकेट करता है, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को, और इसमें सामान्यतः कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं होती हैं। और जब हम शिक्षा के इस स्तर को सर्वसुलभ बनाने की कोई प्रक्रिया अपनाते हैं कि यह शिक्षा हर बच्चे को प्राप्त हो, तब उसको हम कहते हैं कि हम इसका सार्वभौमीकरण कर रहे हैं, इसका हम यूनिवर्सलाइजेशन कर रहे हैं। जब हमारे समाज का 6 से 14 वर्ष की उम्र का हर बच्चा एक प्रारंभिक, उसकी पहुंच हम प्रारंभिक शिक्षा तक करते हैं, तब हम कहते हैं कि शिक्षा का जो है, प्रारंभिक शिक्षा का जो है वो सार्वभौमीकरण हो रहा है। यूनिवर्सलाइजेशन में हम देखें तो इसमें 3 मेन चीज़ें आती हैं। पहला है एक्सेस टू एजुकेशन, इनरोलमेंट, रिटेंशन। एक्सेस टू एजुकेशन से वही मतलब है कि हम ऐसी व्यवस्था कर पाएँ कि सारे जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के, वो उनकी पहुंच इस एजुकेशन तक हो सके जो हमारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का स्तर है, कक्षा 1 से लेके 8 तक, उस स्तर तक पहुंच हो चुके। और इसके लिए क्या होना चाहिए? हम जानते हैं कि हमारे समाज का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है वो हमारे समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। वो अपने लिए अच्छा एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और एजुकेशन प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी जो है स्टेट पे है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उसके जो नियर बाई एरिया में स्कूल का होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि बच्चा जहाँ पे रहता है उसके पास में ही विद्यालय हो, विद्यालय इतना दूर ना हो कि सबसे पहली प्रॉब्लम उसे स्कूल पहुँचने तक की जाएगी, स्कूल पहुँचने में हो जाए। तो इसके लिए जो हमारा प्रावधान किया गया है उसमें ये है कि 1 किलोमीटर के अंदर ही विद्यालय होना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पहुँच सकें। दूसरी और एक और ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए कि स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है उसके आसपास के रीजन में, तो एक मोबाइल स्कूल की भी व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा है इनरोलमेंट की। यूनिवर्सलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब 100% जो बच्चे हैं उनको हम इनरोल करें अपने स्कूल में, और कोई भी जो स्कूल हो, कोई भी स्कूल का जो सिस्टम हो वो डिनाई ना करे किसी बच्चे को एडमिशन लेने से, तभी हम इनरोलमेंट 100% इनरोलमेंट के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे समाज में रहने वाला 6 से 14 वर्ष की आयु का हर बच्चा स्कूल में इनरोल हो सके। तीसरी बात है इसमें रिटेंशन की। रिटेंशन बहुत ज़रूरी है। रिटेंशन का है कि रिटेंशन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन प्राप्त कर लेता है, और हम जानते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का है,
तो ये प्रयास रहे कि बच्चा कक्षा 1 से लेके 8वीं तक में पढ़ाई पूरी करे। ऐसा ना हो कि बच्चा बीच में ही निकल जाए, जिससे हम देखते हैं कि बहुत इसे ड्रॉप आउट की समस्या कहते हैं कि बच्चा जो 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी किए बिना ही बीच में ही ड्रॉप करके स्कूल छोड़ देता है। और इसमें ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं उनकी ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू बॉयज़ गर्ल्स हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक सेफ्टी कंसर्न हो सकता है और हाइजीन का कंसर्न हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और यही समस्या जो है हम अपने एजुकेशन सेक्टर में अभी ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि ड्रॉप आउट की समस्या है, रिटेंशन की समस्या है। एक तो ड्रॉप आउट हो गया, दूसरा है कि स्टैग्नेशन की समस्या आती है कि बच्चा एडमिशन तो ले लिया लेकिन लंबे समय तक अब्सेंट हो गया और फिर उसका री एडमिशन सेम क्लास में करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रिसोर्स है उसका वेस्टेज होता है कि हमने 4 महीने तक बच्चे को वहाँ तक पढ़ा के ले आए, फिर उसने ड्रॉप कर दिया किसी भी रीज़न से या बिना किसी रीज़न के भी, तो उसमें जितना भी हमने रिसोर्स लगाया, जितना एफ़र्ट लगाया या बच्चे ने जितना सीखा था उसको दोबारा से जब एडमिशन होगा तो उसको रीलर्न करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो ये मेन प्रॉब्लम जो यूनिवर्सलाइजेशन में है ये रिटेंशन की है और इसको एड्रेस करना है आगे भी। चौथी बात हम इसमें और करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, कि एजुकेट करना है ज़रूरी है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड हो जाती है कि हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह के टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो भी इतना इनरिच है कि बच्चे को पढ़ने में अच्छा लगता है। और ड्रॉप आउट की समस्या को भी ख़त्म करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट हो वो इनरिच हो, बच्चा आए तो उसको हर वो चीज़ मिले जो उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो और उसको इंटरेस्ट को बनाए रखे स्कूली सिस्टम में। दूसरी है कि हम अगर अपने देश की बात करें, अपने स्टेट की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसे क्लास के बच्चे भी आते हैं जिनके पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं हैं एजुकेशन को लेकर के। तो इसलिए भी जो एक्सेस टू एजुकेशन है और इनरोलमेंट है ये और ड्रॉप आउट की समस्या है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है कि जो पेरेंट्स हैं वो इतने अवेयर नहीं हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर माई चाइल्ड। ये इस चीज़ को अगर वो समझ भी लेते हैं तो उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी है कि शायद वो उस चीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कैसे एड्रेस करें, कैसे हम कम्युनिटी अवेयरनेस लेके आएँ कि ताकि हमारा जो यूनिवर्सलाइजेशन का एम है वो कंप्लीट हो सके। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने भी प्रारंभिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए 2 बातों पे बल दिया है। एक तो पहला है एनरोलमेंट एंड रिटेंशन और दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हमें टीचर के एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसे टीचर्स को रिक्रूट करें जो एक इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को पूरा करते हों और उनको हम सर्विस में आने के बाद भी जो नई नई तकनीकी आते हैं और जो कौशल नए नए आते हैं जो उससे हम उनको ट्रेंड कर सकें, तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी हम बात ये कहें कि ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है ये क्यों नेसेसरी है, क्यों जब हम एक अनौपचारिक शिक्षा भी हमारी चलती है, एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो क्यों हमें फॉर्मल एजुकेशन में और उसमें भी एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात क्यों? क्योंकि एजुकेशन है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए नींव है और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव है। बिना एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट किए कोई भी छात्र सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं जा सकता है और सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं जा सकता है तो हायर एजुकेशन में भी नहीं जा सकता है। दूसरे, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ये कहें कि कोई बच्चा 8वीं तक पास कर लेता है, उसके बाद वो सेकेंडरी में जाता है, उसके बाद वो हायर के लिए जाता है, तो जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो वो हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसको पहले ही क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली हुई है तो
वो जो हायर एजुकेशन में जो रिक्वायरमेंट होगी, जो बेस नॉलेज उसका होना चाहिए, वो उसके पास नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं सीख सकता हायर एजुकेशन में जाने के बाद, अगर डेफिशिएंसी भी है तो। लेकिन ये कम्प्लीटली उस पर्सन पे डिपेंड करता है, उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे देखता है, कि वो अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सोचता है, या वो अपनी जो डेफिशिएंसी है उसके अंदर, जो लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से उसके अंदर नहीं आ पाई है उतनी वजह से, तो हो सकता है कि वो डिमोरलाइज भी हो जाए। और अगर इस तरह की समस्या छात्रों में आती है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और वही हम देखते हैं कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है कि ठीक है, हमने एक प्रॉपर एजुकेशन ले ली है, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं, अभी हम इंजीनियरिंग के फील्ड में इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि लोगों की अभी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी हुई है अभी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी कम हुई है। तो ऐसा क्या है कि हमारे बच्चे एक 4 ईयर का कोर्स तो कर रहे हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन में जा रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन जो डिमांड है मार्केट की उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बारे में सोचना होगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत रिक्वायर्ड है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत रिक्वायर्ड है, ताकि अगर हम 8वीं कक्षा को पढ़ के निकलें तो हम ये इस स्थिति में हो कि जो भी 8वीं कक्षा तक के बच्चों को आता है वो हमें आना चाहिए, वो हर बच्चे को आना चाहिए। अपनी रुचि, हम 8वीं कक्षा तक पहुँचे, 10वीं कक्षा तक पहुँचे, जब चॉइस मेकिंग की बात आती है हायर सीनियर सेकेंडरी में, जब आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो हम 10वीं तक इतना पढ़ लें, इस तरह की पढ़ाई कर लें कि जब चॉइस मेकिंग की बात हो तो हमारे माइंड में क्लियर विज़न हो कि यस आई वांट टू स्टडी दिस। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने माइंड में क्लियर नहीं होते, तब हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि नहीं साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, या फिर जब हमें अपने इंटरेस्ट का पता नहीं होता है। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब हम देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस में सक्सेस ज़्यादा है। तो हम ये नहीं, हम अपने आप को एनालाइज करने के बजाय हम ये देखते हैं कि क्या किया जा रहा है कि लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह की एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी कैसी है उस एजुकेशन की, क्या जो जिन क्षमताओं का विकास करने का सोच के हम एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो उन क्षमताओं का विकास बच्चे में हो पा रहा है कि नहीं। इसलिए हमारे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है एंड फर्दर एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी का इन्हांसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ प्रोविज़न्स किए गए हैं। और आपके सिलेबस में बेसिकली जो आर्टिकल्स मेंशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29(2) एंड आर्टिकल 51A। तो भारतीय संविधान आप सभी जानते हैं कि वर्षों की दास्ता के बाद 1947 में हमारी कंट्री जो है वो आज़ाद हुई और हमने अपना एक संविधान लिखा, और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे हम अपने कंट्री का फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री कहते हैं, कि जो बिल्कुल ही फंडामेंटल होता है, कि जो बिल्कुल ही निहायती ज़रूरी हो हमारे लिए। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमारी जो कंट्री है वो रन करती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी शासन व्यवस्था रन करती है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के नागरिकों के लिए एवं व्यक्तियों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं थी, उनको बाद में ऐड किया गया जब 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आपका आर्टिकल 45 है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करता है। जो आर्टिकल 45 है वो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, आप में से जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे
वो इसके बारे में जानकारी रखते होंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो क्या हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है, और उसमें कुछ ऐसे सिद्धांतों को लिखा गया है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड, जो राज्य को कुछ नैतिक ग्राउंड पे उसको बांधते हैं कि जब राज्य इनसे रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाए तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनका वो पालन करेगा। जैसे इनिशियली जो आर्टिकल 45 था उसमें ये बात मेंशन थी कि राज्य जो है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये इनिशियली था, बाद में इसमें संशोधन हुआ। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 45 में मेंशन है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए राज्य जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये था कि राज्य जो जब शिक्षा की कोई नीति बनाएगा या व्यवस्था करेगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखेगा कि जब हम इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें तो वो एजुकेशन फ्री हो। फ्री कहने का मतलब ये है कि उस एजुकेशन के लिए जो बच्चे हैं उनको किसी तरह का पेमेंट ना करना हो, किसी तरह का चार्ज ना करना हो। और कंपलसरी इस सेंस में इसको कहते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी है गवर्नमेंट पे कि उस बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। बाद में और इसमें ये भी था जब ये आर्टिकल लिखा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर गवर्नमेंट को ये टारगेट पूरा करना है, लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है कि हम सामाजिक आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे और इस लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं था उस टाइम में। फिर हमारे संविधान का संशोधन होता है 1976 में, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। 2002 में 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें ये जो आर्टिकल 45 है उसमें संशोधन किया गया। जो 86वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा पहले तो आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया, दूसरा एक आर्टिकल 21A ऐड किया गया। उसमें जो है वो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो जो हमारा आर्टिकल 45 था उसमें ये किया गया कि जो 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान था उसको 0 से 6 वर्ष तक ले आया गया कि राज्य जो है वो क्या करेगा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए देखभाल करेगा और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, उनकी देखभाल और उनकी एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया। इसके साथ ही 86वां संविधान संशोधन जो हुआ उससे एक और आर्टिकल हमारा जुड़ता है 21 में, जो 21A कहा जाता है, और ये जुड़ता है फंडामेंटल राइट में कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था जो है वो राज्य करेगा। तो इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जो आर्टिकल 45 था इनिशियली वो 14 साल तक के बच्चों के लिए था, उसको बदल के जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था थी उसे फंडामेंटल राइट में लाया गया। और जो आर्टिकल 45 था उसको 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए उनकी देखभाल के लिए और उनके एजुकेशन का प्रावधान करता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी रहा। तो 86वां संविधान संशोधन के बाद ये चेंज हुआ कि जो आर्टिकल 45 है अब उसमें ये मेंशन है कि 0 से लेके 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल और उनके एजुकेशन की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट करेगा। और जो आर्टिकल 21A है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ गया है, उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था जो है स्टेट करेगा। इसमें ये बता दें कि जो हमारा शिक्षा है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड किए गए। कुछ विषय जो हैं वो सेंटर को कानून बनाने के लिए दिए गए, कुछ स्टेट को दिए गए, और कुछ जो थे समवर्ती सूची में रखे गए थे जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा जो था स्टार्टिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, शिक्षा को पहले राज्य सूची में रखा गया था। इसका मतलब ये
है कि राज्य जो है वो कानून बना सकते हैं कि शिक्षा के संबंध में। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उस समय शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य और सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में जो सेंटर का कानून होगा वही मान्य होगा। तो ये क्लियर है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। अब इस पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। फिर आगे बात आते हैं आपके वही 86वें संशोधन पे। उसमें एक 42वें संशोधन की जो बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51A, इसमें जब हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें संविधान में एक और चेंज लाया गया, एक और चीज़ ऐड की गई जो हमारा मूल कर्तव्य होता है। एक भारत का नागरिक होने के नाते आप के क्या कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति, उसके बारे में बताया गया है। तो जब 86वां संशोधन से क्या किया गया कि एक और मूल कर्तव्य उसमें जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का अवसर प्रदान करें। ये राज्य की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंपल्शन है राज्य पे। यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना ये ज़रूरी होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं, जो भारत के नागरिकों को, और भारत में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारत में रहने वाले सारे व्यक्तियों को मिले हैं, वो राइट्स जो हैं हमारे प्रोवाइड करना किसी भी स्टेट के लिए एक कंपल्शन है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे हमारा है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये हमारे ऐसे अधिकार हैं जिनको कोई देने से मना नहीं कर सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो आपको न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है। आप इसके लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी चॉइस पे। जैसे अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें, पहले ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं था। अब 86वें संविधान संशोधन से इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। अगर आप स्कूल में जाते हैं और एडमिशन लेने के लिए जाते हैं और वहाँ कोई डिनाई करता है, तो ये उसके बाद आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और ये जो एजुकेशन को जो फंडामेंटल राइट बनाया, जबकि जो नीति निदेशक तत्व हैं ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट पे। अगर हम आर्टिकल 45 की बात करें, जो वर्तमान स्वरूप में है कि 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बाल्य देखभाल और एजुकेशन की व्यवस्था करेगा राज्य, तो ये बिल्कुल ही बाध्यकारी नहीं है स्टेट पे। अगर स्टेट ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं करता है तो उसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि ये तो लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि स्टेट को करना चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में आप कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम आता है। अगर आपकी फ्रीडम को कोई भी बाधित करता है, आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, आपको पूरे भारत देश में घूमने की स्वतंत्रता है, आपको आवाज़ करने की स्वतंत्रता है, इस तरह आपकी जो फंडामेंटल राइट है उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, उस पर कोई गलत तरीके से आपको रोकने की कोशिश करता है, आपको लगता है कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है, तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये हमारे दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि जो हमारा आर्टिकल 45 इनिशियली था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि स्टेट इसके लिए करेगा 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था, तो इसे क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम इसको फंडामेंटल राइट में लाएं? क्योंकि जब तक वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था वो कंपलसरी नहीं था स्टेट के लिए करना। लेकिन फंडामेंटल राइट में आने के बाद जब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो हम देखते हैं कि 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास होता है और 2010 अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट भी होता है पूरे कंट्री में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जिसमें 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ आफ्टर वो यूनियन टेरिटरी बना। तो इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि और ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसका इसको एक राइट बनाना कंपलसरी था,
क्योंकि बिना इसके हम अपने हमारी जो जनसाधारण जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनको हम एजुकेट नहीं कर सकते हैं, और बिना शिक्षित नागरिक के हम जो है एक अच्छे राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने ये देखा कि क्या है शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, यूनिवर्सलाइजेशन से क्या मतलब है। यूनिवर्सलाइजेशन से यही मतलब है कि हम 6 से 14 उम्र के बच्चे के हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन सुलभ करा सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक्सेस हो, उनका इनरोलमेंट हो, उनको रिटेन करें स्कूल में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करें। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसमें हम आर्टिकल 45 देखते हैं, जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की बाल्य देखभाल और उनके एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 21A देखते हैं जो राइट टू एजुकेशन है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करने की बात की गई है। फिर 51A देखते हैं जो आर्टिकल जो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, वो पेरेंट्स से ये अपेक्षा करता है कि जो भी 6 से 14 उम्र के बच्चे हैं उनको वो स्कूल में भेजें। एक और आर्टिकल रह गया है, उसको अगली क्लास में लेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और धन्यवाद। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।